आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, जिसमें हम ग्राफिक मेथड से स्टार्ट करेंगे। एंड फर्स्ट मेथड इज दैट इज स्कैटर डायग्राम एंड अनदर वन इज ए ग्राफिक मेथड। फिर उसके बाद हम अलजेब्रिक मेथड की तरफ को मूव करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मेथड की तरफ को जाएं, कल हमने आपको एक यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको असाइनमेंट्स दी थी। तो मुझे लगता है कि अब आपने असाइनमेंट वो सॉल्व कर ली होगी। अगर नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए, एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड एजेस ऑफ वाइफ्स। आपने देखा होगा कि इंडिया में हस्बैंड और वाइफ की एजेस में पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्योंकि अगर हस्बैंड की एज ज्यादा है तो वाइफ की एज भी, मतलब ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, अभी हमारा एक्सपीरियंस है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन। यील्ड ऑफ क्रॉप एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी फसल होगी। तो क्या है इसका मतलब, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए दिस इज ए पॉजिटिव। डोज ऑफ इंसुलिन एंड ब्लड शुगर। बोलो जी, जितनी ज्यादा इंसुलिन दोगे ब्लड शुगर उतनी कम होगी। तो क्या हुआ, डोज ज्यादा देंगे तो ब्लड शुगर कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, तो नेगेटिव। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास एंड मार्क्स ऑफ बॉयज। इसका कोई रिलेशन नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन, देयर इज नो कोरिलेशन। प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। अब प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी में क्या होगा, अगर प्राइस ज्यादा बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाती है, तो उल्टा हुआ, इसलिए इसमें भी क्या हो गया, नेगेटिव। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर एंड प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। देखो, जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे उतना प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, तो इसलिए ये भी कौन सा होगा जी, नेगेटिव कोरिलेशन। टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वूलन। जितनी ज्यादा ठंड बढ़ेगी उतनी वूलन की सेल, टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी वूलन की सेल बढ़ेगी। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उतना वूलन की सेल कम होगी। तो क्या हुआ, अपोजिट। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव कोरिलेशन। तो आई होप कि अब आपको ये असाइनमेंट और ये जो हमारा पीछे वाला वीडियो था उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपका जो कोरिलेशन है और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, पियर्सन का क्या है, स्कैटर डायग्राम से क्या है। तो चलिए अब हम उसकी अपने लॉजिक समझ लिया है, अब इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला मेथड हमारे पास कौन सा है जी, स्कैटर डायग्राम। ओके, तो लो जी, हमारे पास है स्कैटर डायग्राम मेथड। क्या किसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम? सर हमने तो डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप एक थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिएगा। दिस इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा। तो बाइवेरिएट यू नो बेटर, यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट, मोर देन टू वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम किसके थ्रू करते हैं, स्कैटर डायग्राम में। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहना है तो दिस इज ए चार्ट दैट पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। चार्ट है जो कि दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप को दर्शाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। ओके, तो अगर व्हाट आर द डिफरेंट प्रैक्टिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्कैटर डायग्राम, वो भी मैं आपको, टाइम सेव हो जाए मैंने कहा आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शो वन ऑफ द वेरिएबल से एक्स अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस। ये देखिए जी, ये हॉरिजेंटल एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्सिस ओ एक्स एंड द अदर वेरिएबल वाई अलोंग द वर्टिकल एक्सिस दैट इज ओ वाई। तो ये हॉरिजेंटल हो गया जी हमारा, ये आपका वर्टिकल हो गया। पहले तो आपने ये बना लिए। फिर है प्लॉट डॉट फॉर ईच पेयर ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यू ऑन ए ग्राफ पेपर। अब मान लीजिए यहां पे एक डॉट हमने प्लॉट करना है, तो इसमें एक इधर को आ गया, एक इधर को आ गया। तो x की कितनी वैल्यू है, y की कितनी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट डॉट्स लगाएंगे। तो जैसे मान लो ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट लगा दिया। उसके बाद हम करेंगे ऑब्जर्व द स्कैटर ऑफ द प्लॉटेड पॉइंट्स। अब हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम एन आइडिया अबाउट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। अब देखिए यहां पे हमने जो डिटेल में पीछे डिस्कस किया था, अब क्या हुआ, एक ही लाइन में आ रहे हैं सारे के सारे। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन।
तो 3 स्टेप्स क्लियर हो गए जी आपको। तो पहले ओ एक्स ओ वाई, उसके बाद पॉइंट्स ड्रॉ करिए और पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आप ऑब्जर्व करिए और ऑब्जर्व करने के बाद देखिए कि आपकी जो डिग्री और डायरेक्शन है वो किस तरफ को जा रहा है, क्योंकि कोरिलेशन आपको डिग्री और डायरेक्शन दोनों बताता है। ओके, तो अब देखिए यहां पे ओ एक्स ओ वाई बिल्कुल लीनियर है, एक ही लाइन में है। अगर एक लाइन में हो और साथ में जो डिटेल हमने आपको बताई थी वहां से अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्या हुआ, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स, क्या बोला था मैंने, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग फ्रॉम द, कहां से, लोअर लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द अपर राइट हैंड कॉर्नर, तो कोरिलेशन इज सेट टू बी परफेक्टली पॉजिटिव। तो देखो जी यही हुआ। तो दिस इज आर इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का आपको जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद है आर इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन फॉलिंग फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड, फॉलिंग फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर, ये देखो, that is to be called here as a perfectly negative correlation। तो यहां पे हमारे पास r is equal to -1, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या था, स्ट्रेट लाइन राइजिंग फ्रॉम द लोअर ऑफ द लेफ्ट टू अपर ऑफ द राइट, और यहां क्या है, अपर ऑफ द लेफ्ट टू लोअर ऑफ द राइट। और आप देखिए दोनों पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन के ऊपर है। जब स्ट्रेट लाइन बना दे तो समझ लीजिए कि परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव पॉइंट होता है, जो हमने आपको कल समरी में बताया था, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप देखिए मैंने ये पॉइंट्स अब ड्रॉ किए हैं। ये जो ड्रॉप किए हमने, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए ये वाली लाइन और अगर ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है इनके बीच का जो गैप है ना वो नैरो है। देखो जितना ज्यादा नैरो होगा ना उतना मतलब है कि समझ लीजिए कि हाई डिग्री, लेकिन डायरेक्शन तो हमने देखनी है। तो आप देखो जरा डायरेक्शन किस साइड की, इसकी तरह लग रही है ना, ये देखो, अगर इसकी तरह लग रही है तो ये कौन है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन जितना नैरो होगा उतना हाई डिग्री होगा। अब जैसे 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 आप मान लीजिए ये पॉइंट इधर आ जाते हैं तो और हाई डिग्री होगी, और एक टाइम आएगा जब ये दो इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, तब तो सर +1 ही हो जाएगा। हाँ, तो मैं भी यही कर रहा हूं, 0.90 के बाद क्या आएगा, यही आएगा। तो जितना वाइडर होगा उतना वीक होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको क्या बता रही है, नैरो बता रही है। ये भी बात क्लियर होगी। अच्छा, अब ये क्या हो गया जी, हमारा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। आप जरा इधर आ जाइए, पहले डायरेक्शन देखिए किस तरफ कैसी है डायरेक्शन। सर ये तो नेगेटिव वाली डायरेक्शन है, बिल्कुल नेगेटिव वाली है। लेकिन क्या हुआ, एक लाइन इधर है एक लाइन इधर है और दोनों के बीच में गैप बहुत कम है। अगर गैप कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है लेकिन हाई डिग्री है। तो हाई डिग्री है लेकिन डायरेक्शन क्या बता रही है, नेगेटिव बता रही है, इसलिए इसको क्या बोलूंगा, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और जब ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो ये परफेक्ट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहां आ जाइए तो ये यहां पे क्या है, ये लाइन है लेकिन कोई डायरेक्शन है, लेकिन हाँ डायरेक्शन ये किसकी तरफ नजर आ रही है, इसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ आ रही है, लेकिन वाइडर है। ये देखिए कितना गैप है। अगर गैप है तो इसका मतलब इसको क्या बोलूंगा मैं, लो डिग्री पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन इधर को है। ये देखो, आप डायरेक्शन तो यहां से खींच ही सकते हो। अब देखिए इसकी डायरेक्शन किधर को है, इसकी डायरेक्शन सर इधर को है। तो ये किसके साथ मिल रही है, सर नेगेटिव के साथ मिल रही है। अगर नेगेटिव के साथ, लेकिन ये क्या है, वाइडर है। अगर वाइडर है तो क्या हो गया, लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये इसमें और इसमें, ओके। अब आप यहां आ जाइए, अब बताओ यहां पे मुझे कोई डायरेक्शन है, इट इज डायरेक्शनलेस है, इट मींस r इज इक्वल टू 0। इधर बताइए कोई डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है, यू शेप आ रहा है, इसका r इज इक्वल टू 0। यहां बताइए सर्कल बन रहा है एक तरह से और कुछ नहीं बन रहा है, तो इट मींस r इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्या है कि जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए वो क्या थे कि शो वन ऑफ द वेरिएबल ऑन x, अदर वेरिएबल ऑन y। उसके बाद हम जो भी आपके पास डेटा है उसको आप प्लॉट करिए, और प्लॉट करने के बाद जो आपके पास डॉट्स आते हैं उन डॉट्स को देख करके आप ये बताइए कि ये जो आइडिया लीजिए कि ये इसका डायरेक्शन किस तरफ को और डिग्री किस तरफ को है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। तो ये आपको किससे पता चला, डायग्राम से पता चला। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड बोलते हैं।
So this is your first method which is to be known here as scatter diagram method. ये था जी आपका scatter diagram method. ओके, अब नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? ग्राफिक मेथड. ओके, तो चलिए जी अब हम ग्राफिक मेथड की तरफ को मूव करेंगे. ओके, ये देखिए हमारे पास ये जो ग्राफिक मेथड है ये थोड़ा सा आपका, जब भी आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो ध्यान रखना आपने ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है. एग्जामिनेशन में आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा. तो ग्राफिक मेथड में क्या होता है? इट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा टू असर्टेन द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. क्योंकि ये सारे मेथड हम किसके लिए कर रहे हैं? कोरिलेशन को ही तो मेजर करने के लिए कर रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें भी मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको स्टेप बता सकता हूं. क्योंकि अगर हम क्लासरूम में होते तो हम आपको वहां पे बनवा के बताते. तो यहां मैंने स्टेप्स बता दिए और इसी को फॉलो करके आप अपना डायग्राम बनाएंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? टाइम हॉरिजन ऑन ओ एक्सिस के ऊपर लेना है आपने. ये लो जी, ये टाइम हॉरिजन है. ठीक है जी, जैसे 2008, 9, 10, 11, 12, 13. ओके, ओ एक्सिस पे आ गया. एंड वेरिएबल एक्स ऑन वाई ऑन ओ वाई एक्सिस पे. ये जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो किसके ऊपर चले जाएंगे? ये वाई एक्सिस पे. ये कौन सा है जी? हमारा एक्स एक्सिस है. बात क्लियर है जी? अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लॉट द डेटा फॉर ईच ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल एंड ज्वाइन दिस प्लॉटेड डॉट्स टू ऑब्टेन ए कर्व. सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो डेटा हमारे पास होगा उसको एक्स और वाई में कन्वर्ट करेंगे. अगर मान लीजिए यहां एक्स और वाई नहीं होता, कुछ और होता, हाइट एंड वेट होता, तो मैं हाइट को एक्स बोलता, वेट को वाई बोल देता. तो आपने कन्वर्ट करना है. अब मैंने क्या किया? एक वेरिएबल उठा लूंगा मैं यहां से. एक वेरिएबल उठा करके मैं क्या करूंगा? उसको प्लॉट करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, प्लॉट करके मैं उसको मिला दूंगा. ये मान लो ये एक्स वेरिएबल. उसके बाद उसी तरह से मैं क्या करूंगा? वाई वेरिएबल का जितना भी डेटा आपके पास है उसको भी प्लॉट करूंगा. उसको भी मैं क्या कर दूंगा? प्लॉट कर दूंगा. ये देखो जैसे मैंने यहां पे प्लॉट किया हुआ है. अब जरा आप इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व करके आप बताएंगे कि इसकी डिग्री और डायरेक्शन के बारे में बताएंगे. तो मुझे लगता है स्टेप्स तो क्लियर हो गए. तो ग्राफ पेपर में आपने ऐसे ही करना है. तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिसकी वजह से आपकी ये एप्लीकेशन भी हो जाएगी. तो क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रा ए ग्राफ एंड इंडिकेट वेदर द कोरिलेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, ये ईयर है आपके पास 2008, 9, 10, 11, 12 एंड 13. और एक्स रुपीज इन लैक्स है. 10, 20, 10 lakhs, 20 lakh, 30 lakh, 40 lakh, 50 lakh, 60 lakh. वाई रुपीज इन लैक्स है. 20 lakh, 30 lakh, 30 lakh, 30 lakh, 40 lakh एंड 50 lakh. ठीक है जी. अब मैंने क्या किया जी? ये जो मेरा एक्स था ये वेरिएबल मैंने टाइम पीरियड कहां ले लिया जी? ये देखो ये जो ईयर दे रखा था, टाइम पीरियड मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया. तो एक्स एक्सिस पे जो टाइम लिया हुआ है 2008, 2009, 2010, 11, 12 एंड 13. ये ले लिया जी मैंने. उसके बाद मैं चल पड़ा एक्स वेरिएबल. अब जरा एक्स वेरिएबल पे आते हैं. 2008 में कितना? 10. 2008 में कितना? 10. ये लो जी, ये पॉइंट आ गया. ये लो ये पॉइंट. 2009 में कौन सा पॉइंट है जी? 2009 में 20. ये लो जी, ये मैंने 20 के सामने 9 के नीचे. ये लो ये आ गया. ठीक है, अगर ग्राफ पेपर होगा तो एग्जैक्टली आएगा. मैंने कोशिश करी है. 2010 में जो है वो 30 है. 10 में मेरा 30 है. ये लो जी 30 भी आ गया. इधर से 10 और इधर से 30. 11 में मेरे पास 40 है. 11 यहां, तो ये लो जी 40 आ गया. इधर से ये 40. 12 में आपका 50 है तो ये पॉइंट यहां आ गया और ये 50 का पॉइंट आ गया. उस तरह से 13 में आपके पास 60 है तो ये 60 का पॉइंट यहां से और यहां पे आ गया. ये देखो ये थोड़ा सा जाना चाहिए यहां पे, लेकिन फिर भी कोशिश है. तो ये 60 को जो है वो मैच कर रहा है. फिर मैं इन पॉइंट को एक लाइन से जो है वो एक स्ट्रेट लाइन, जैसे यहां स्ट्रेट लाइन बन रही है, मैं इनको मिला दूंगा. मिला दिया. अब मेरा टाइम पीरियड वही रहा है 2008 है, लेकिन वाई की जो मान लो सेल है वो 20 lakhs है. तो अब मेरे पास 2008 में वाई, तो इसके 8 में वाई 20 है तो ये पॉइंट आ गया. 9 में कितना है? 30 है. 9 में 30 है तो ये पॉइंट आ गया. उसके बाद 10 में भी 30 है. 10 में भी 30 है तो ये आ गया. 11 में भी 30 है तो वो भी आ गया. 12 में कितना है? 40 है तो ये आ गया. और 13 में कितना है? 50 है तो वो भी आ गया. अब मैंने क्या किया? इन पॉइंट्स को मिला दिया. ये लो ये पॉइंट्स मिला गए. अब बताओ, सबसे पहले तो आप मुझे डायरेक्शन बताओ ये कैसी है.
ये लो जी, ये आपको अब तो आपके माइंड में होनी चाहिए। ये देखो जी कैसी डायरेक्शन है सर, पॉजिटिव की डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो पता लग गया हमारे पास कि ये पॉजिटिव है। लेकिन अब बताओ कि दोनों के बीच में गैप कितना है। सर यहां भी गैप जो है वो कम ही है, यहां भी गैप कम है। ये देखो ये गैप और ये गैप, अब ये इधर है वो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ठीक है। और एक नए का जो ओवरलैप भी हो जाता है तो वो तो परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट तो है नहीं। अगर परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि नैरो है, इसलिए दिस इज ए हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। दिस इज द रिजल्ट which we know that this is a with the help of the graphic method that there is a high positive correlation। तो मुझे लगता है ग्राफिक मेथड से भी अब आपको क्लियर हो गया कि ग्राफिक मेथड से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास अब आपको जो नॉलेज हो गया वो दो मेथड का हो गया ग्राफिक मेथड में। एक आपका स्कैटर डायग्राम और दूसरा आपके पास क्या आ गया जी, ग्राफिक मेथड। यहां तक बात क्लियर है? ओके, अब हम कहां बढ़ेंगे, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नहीं, मैं इधर जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा जो आपको कार्ल पियर्सन की तरफ को लेके जाएगा। ठीक है जी। तो अब जो हमारे पास जो कार्ल पियर्सन के लिए रास्ता दिखा रहा है, उस रास्ते की तरफ को हमें मूव करना पड़ेगा। तो वो हमारा जो कंसेप्ट है वो है कोवेरियंस का। ठीक है जी। तो अच्छे से हम पहले कोवेरियंस की तरफ को मूव करते हैं। सर कोवेरियंस होता क्या है? ये कोवेरियंस हमने वेरियंस पढ़ा था, कोवेरियंस तो नहीं पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, वेरियंस तो हमने डिस्पर्सन में पढ़ा है, उससे तो हम मीन से जो है डिस्पर्सन देखते हैं, डेविएशन देखते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन हम वेरियंस की बात नहीं करते, कोवेरियंस की बात करते हैं। तो कोवेरियंस, को का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसके साथ जो कोवेरियंस के साथ प्रीफिक्स लगा है, इस वर्ड को अगर मैं अलग कर दूं तो मेरे पास क्या बनता है, को का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट एक्शन होता है ना। और उसके साथ क्या लग गया, वेरियंस। वेरियंस का मतलब क्या होता है, चेंज और वेरिएशन। इसका मतलब है कि ज्वाइंट का मतलब टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड बेस्ड ऑन हाउ दीज वेरिएबल्स आर रिलेटेड। सो हाउ दीज वेरिएबल्स आर रिलेटेड, बस इतनी सी तो बात है। तो ज्वाइंट एक्शन है, को है, तो यहां से दो वेरिएबल आ गए, और ये कैसे वेरी करते हैं और कैसे ये वेरिएबल जो है आपस में रिलेटेड है, वो जो वेरिएशन है वो जो बताते हैं, वो जो चेंज है वो जो बताते हैं। और दोनों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ये वर्ड, ये मीनिंग मेरा सामने आ रहा है, विच इज टू बी नोन हियर एज द कोवेरियंस। ओके, अब हमारे पास यहां पे इसका मतलब है, अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो डिफाइन का मतलब है कोवेरियंस मेजर द डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वर्ड है डायरेक्शनल, तो वेरियंस जो है चेंज, वेरिएशन। बस इसी पॉइंट के ऊपर तो डिफरेंट है कोरिलेशन से। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कोवेरियंस और कोरिलेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, कोरिलेशन के पास जाने के लिए हमें कोवेरियंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अच्छा। पॉजिटिव कोवेरियंस का मतलब है मूव टुगेदर, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोवेरियंस। और नेगेटिव कोवेरियंस का मतलब है मूव इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब उल्टा, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है। बात क्लियर होगी जी। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव कोवेरियंस बोल रहे हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको नेगेटिव कोवेरियंस बोलते हैं। मैं अभी आपको इससे यहां से आपको बताता हूं। देखिए ये क्या है जी, मैग्नेट है। ये देखिए मैग्नेट है ना, ये दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट है। अब दो मैग्नेट अगर ये दोनों आपस में, देखो दोनों आपस में यूं मिल जाए तो ऐसे मिल रहे हैं ना, ये बिल्कुल पास आ रहे हैं ना, इसका मतलब वो दोनों आपस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो आपस में खींच रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों जो मैग्नेट हैं वो इधर ना जाकर के उल्टी साइड जाना शुरू कर दें, उल्टी साइड जाना शुरू कर दें, ये देखिए जैसे दो मैग्नेट हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। बात समझ आ गई जी यहां से। तो और तो मुझे नजर नहीं आया, मुझे मैग्नेट का एग्जांपल जो है आया, शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेट। हाँ, मैं अब आपको एक थोड़ा सा, अगर स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं स्टॉक मार्केट की भी बात कर देता हूं, शायद उससे और क्लियर हो जाएगा।
ये मान लीजिए टाइम है, ये रिटर्न है, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ठीक है। अब क्या है कि जो ए कंपनी है, ए कंपनी का शेयर जो है वो मान लो ऊपर जा रहा है, ये देखो ये डायरेक्शन जा रही है, ओके। अब मैं कंबाइन कर रहा हूं और ये जो बी कंपनी है इसका शेयर जो है अगर इधर को जाएगा तो पॉजिटिव, अगर इधर को जाएगा तो नेगेटिव। इसका और इसका मतलब क्या है, मैंने पहले आपको एक कंबाइन डायग्राम बना के दी है। अब देखिए ये ए का शेयर इधर को जा रहा है और बी का शेयर भी अगर इधर को जाए तो क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब है कि अब हम यहां क्या करते हैं कि जी इन दो शेयर्स का, दो कंपनीज के शेयर का जो को वेरियांस है, वेरियांस का मतलब चेंज है, जो वेरिएशन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ए भी अपसाइड जा रहा है तो बी भी अपसाइड जा रहा है, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, कोवेरियंस, इसलिए पॉजिटिव कोवेरियंस, मूव टूगेदर। लेकिन अब देखिए ए तो इधर को जा ही रहा है, लेकिन बी मैंने जो रेड से किया था वो अब नीचे की तरफ को जा रहा है। इसका मतलब ये उधर को जाता है तो इसका मुंह इधर को है, तो क्या हुआ, इनवर्स हुआ। ये ऊपर को जाता है और ये नीचे को जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव कोरिलेशन। तो हम क्या बोलते हैं कि कई बार हमारा जब स्टॉक मार्केट ऊपर को जाती है तो आपका शेयर जो है नीचे को जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, उसको हम नेगेटिव बीटा भी बोलते हैं। और इसको हम पॉजिटिव बीटा ये बोलते हैं कि अगर स्टॉक ऊपर को जा रहा है तो मार्केट ऊपर को जा रही है तो स्टॉक भी आपका ऊपर को जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव बीटा है उसका। तो सारी ये बातें जो है ना प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं, रियल लाइफ में अप्लाई होती हैं, इसलिए आपको इसको जानना जरूरी है। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा रियल लाइफ के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये क्या थी जी, कंबाइंड डायग्राम थी, इसको मैंने अलग अलग से दिखा दिया। तो इसलिए मैंने क्या दिखाया, जब ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव। अब आपने इसको ए को किसके साथ देखना है, बी के साथ, इसलिए मैंने क्या लिखा, नेगेटिव लिखा। ये अलग अलग से समझाने के लिए मैंने आपको ये अलग अलग डायग्राम बताई है। यहां तक बात क्लियर है जी। कोवेरियांस, तो कोवेरियांस क्या होता है, ज्वाइंट एक्शन है। वेरियांस का मतलब चेंज होता है। तो कोवेरियांस मेजर द डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। और डायरेक्शनल रिलेशनशिप क्या है, इफ इट मूव टुगेदर पॉजिटिव, इफ इनवर्स है, उल्टा है तो नेगेटिव है। ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था उसका बेसिक कंसेप्ट। अब हम अगर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कैसे कैलकुलेट होगा, बस हम आपने एक ध्यान रखना है कि जो फार्मूले हैं ना वो रट्टा नहीं मारना है। देयर वुड नॉट बी एनी रोट लर्निंग। आपने उसको क्रैम नहीं करना है, आपने उसको लर्न करना है और खुद फार्मूले बनाने हैं, ये ध्यान रखना है स्टैट में, तब फायदा होगा। अब देखिए, गिवन ए सेट ऑफ एन पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके पास मैंने बताया ना कि पेयर होंगे, ए बी बताया, तो यहां भी मैंने क्या, गिवन ए सेट एन पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बात समझ आ गई। एन का मतलब है नंबर ऑफ द पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो इसलिए मैंने x1 y1 एक पेयर हो गया, x2 y2 दूसरा हो गया। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे ऐसे सो, ये हमारे पास पेयर्स आ गए। रिलेटिंग टू टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, बिल्कुल अगर हमारे पास मान लो पी क्यू वेरिएबल होता तो मैं यहां लिखता P1 Q1, यहां लिखता P2 Q2 और यहां लिखता Pn Q1। ये भी बात क्लियर है जी। तो कोई भी, तो मैंने यहां वेरिएबल क्या लिए, एक्स एंड वाई लिए, और ये आपके पास एक सेट पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। अब द कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई यूजली रिप्रेजेंटेड बाय, और मैं आपको ये बता देता हूं अब कि अब मैं शॉर्ट में इसका यूज करना शुरू कर दूंगा। कोवेरियंस एक्स वाई का मतलब क्या है, तो मैं छोटे उसमें लिखता हूं COV ब्रैकेट में x कॉमा वाई। तो इसको आप समझ लीजिए कि मैं ये बोल रहा हूं कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। समझ गए जी। अब आप इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसको हमने डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस मीन। पढ़ा है जी हमने। एक्स आपके पास इंडिविजुअल वैल्यू है, उसको हम क्या करेंगे, मीन के साथ से डेविएट करेंगे और डेविएट करके उसका सम करेंगे। और इधर क्या है, वाई माइनस वाई मीन, वाई का मीन निकालेंगे और वाई इंडिविजुअल के साथ ठीक है जी। तो ये क्या हो गया मेरा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाय एन। ये मेरा फार्मूला। अब आपको पता है मैंने डिस्पर्सन में आपको ये बात बताई थी आपको, ओके। तो अब आपको यह भी पता है कि अगर मैं x में से, अगर कैपिटल X में से मीन माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या होता है, स्मॉल x होता है। पढ़ा है हमने, कहां पढ़ा था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और स्मॉल y जो है किसके बराबर होता है सर, कैपिटल Y माइनस मीन के बीच, y माइनस मीन, x माइनस मीन।
बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये अब आपको रिकलेक्ट हो गया होगा, तो मैंने क्या किया, सिग्मा एक्स माइनस मीन का मतलब क्या होता है, स्मॉल एक्स, वाई माइनस मीन का मतलब क्या होता है, स्मॉल वाई। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, तो इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एन। बिल्कुल सर, अब ये तो और इजी हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन है, किस तरह की प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली करना है। अच्छा, ये हमने क्या पढ़ा, कोवेरियंस। क्या पढ़ा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये किस डायरेक्शन, क्योंकि वेरियंस वेरिएशन, और वेरिएशन हम किससे देखते हैं, मीन से देखते हैं। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या आ गया, कोवेरियंस। तो कोवेरियंस का मतलब होता है टू वेरिएबल वेरी टूगेदर। कोवेरियंस का मतलब टू वेरिएबल वेरी टूगेदर, कौन सी साइड में जाते हैं वो आपको पता है। लेकिन वेरियंस का मतलब क्या होता है, स्प्रेड ऑफ डाटा सेट अराउंड इट्स मीन वैल्यू, इसलिए मीन वैल्यू ली मैंने यहां पे। अब आपको मैं, हाँ, अगर आप भूल चुके हैं अगर, तो मैं फिर आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। ये याद आ गया होगा अगर आपको, ये मीन वैल्यू आ गई, और मीन वैल्यू के सराउंडिंग जो है वो क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है। ये क्या है, ये है, ये पॉइंट्स आपके पास आ गए। ये क्या है, एक्स, 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 और ये क्या है, मीन। तो हम क्या करते हैं, यहां से लेकर का जो डेविएशन है, यहां से लेकर का जो डेविएशन, यहां से लेकर का जो डिफरेंस है, यहां से लेकर, अब मान लीजिए कि ये है आपका 2, ये आ जाता है 4, ये आता है 3, ये है 5, ये है 6, ये है 7, 8। तो 2 से डिफरेंस देख रहे हैं आप इसको, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्स माइनस मीन। और जब इनका सबका होगा तो ये इंडिविजुअल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम बोल देते हैं। क्लियर है जी बात आपको? ओके सर, ये तो हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पता है। चलो, अगर कोई स्टूडेंट जो है अगर भूल चुके हैं, तो इसलिए उनके लिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, वेरियंस क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ डाटा सेट अराउंड इट्स मेन वैल्यू। तो मैंने भी क्या बताया, कोव और प्लस वेरियंस। ओके, अब लेकिन जो ये है आपको, ये सिर्फ क्या बता रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, डायरेक्शन लिखा है ना, डायरेक्शन रिलेशनशिप, डिग्री तो नहीं बता रहा है ना। ओके, तो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जहां डिग्री और डायरेक्शन दोनों बचा रहा है, यानी कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डिग्री। तो ये डायरेक्शन बताता है। मैं मोटे तौर पे आपको डिफरेंस बता दूं, कई स्टूडेंट्स इसी को मानते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि जी कोवेरियंस और कोरिलेशन एक ही बात है। नहीं, कोरिलेशन डिग्री और डायरेक्शन दोनों बताता है, लेकिन यहां कोवेरियंस सिर्फ डायरेक्शन बताता है। इसलिए कोवेरियंस के रास्ते ही हम कहां जाएंगे, बोलो, कोरिलेशन में जाएंगे। इसलिए मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं कि आपको वो जो आपका कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो बात समझ आ जाए। ओके, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बता देता हूं कि इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, पढ़ा था हमने। चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 4 डिजिट्स हैं, और मेरा कोवेरियंस आ जाता है इसका, मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 3 आ जाता है। ठीक है, अब चेंज ऑफ ओरिजिन, इसके में अगर मैं +1 कर दूं, +1 कर दूं, +1 कर दूं, +1 कर दूं, और फिर मैं कैलकुलेट करूं कोवेरियंस, पूरा मेथड लगाऊं, तो कहते हैं लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा रिजल्ट में +1 कर दीजिएगा। आपको याद हो गया, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ओरिजिन का मतलब है प्लस और माइनस, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो ये दोनों की तरफ है। अगर मान लीजिए ये वैल्यूज हैं, अगर आप इनमें -1 कर देते हैं, तो कहते दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास रिजल्ट है उसी में से -1 कर दो, आपके पास रिजल्ट सेम होगा। इसलिए प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती है हमें। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं ना, तो वहां पे आपको रिकैलकुलेशन नहीं है, वहां आपने प्रॉपर्टी लगा करके आपने शॉर्टकट लगाने होते हैं। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप कैलकुलेशन करते हैं, जरूरत नहीं है, आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 आपके पास रिजल्ट होगा। तो आप एक जादूगर बन सकते हो, जादू दिखा सकते हो अगर इस प्रॉपर्टी का पता है आपको। इट कैन वेरी फ्रॉम -इनफाइनेट टू +इनफाइनेट। इसका मतलब क्या हुआ, अरे को रिलेशन तो आपका सिर्फ +1 से -1 से +1 तक होता है। इसका मतलब है कि हम जो कोवेरियंस है ना, वो कोवेरियंस को तो कैलकुलेट करना और टफ है, लेकिन यहां पे ये -1 और +1 से आगे बढ़ के है। मैं आपको इस चीज को बताऊं, मैं आपको लो,
अगर मैं कोवेरियंस वर्सेस कोरिलेशन, ये वैल्यूज देखो आप, 0.86, 0.5, 0.23, 0.57, 0.01, -0.91, तो क्या है, कोई भी वैल्यू है आपकी जो -1 और +1 से बाहर है, नहीं है ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। अब आगे आ जाइए, 243.45, 12.83, 1.54, -432.85, 82.33। आप बताओ जरा, इसमें क्या है, एनी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है आपके पास, देखो कभी 1.5 है, कहीं इसका मतलब इनफाइनेट तक जा सकता है। अगर इनफाइनेट तक जा सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका कोवेरियंस होगा, लेकिन कोरिलेशन जो है वो -1 और +1 के बीच से आगे नहीं जाएगा। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, कोवेरियंस के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करते, हम किधर की तरफ को मूव कर जाते हैं, कोरिलेशन, क्योंकि भाई कोरिलेशन से पहले कोवेरियंस ही कैलकुलेट करते थे। तब मैं आपको बता रहा हूं कि इसी रास्ते से लेके जा रहा हूं। तो नेचुरली अब इसका नेगेटिव पॉइंट होगा तभी हम आगे बढ़े होंगे। देखो किस चीज में कमी होती है तभी नई डेवलपमेंट होती है ना, तभी नई रिसर्च होती है ना। अगर ये कोविड वायरस नहीं आता तो क्या वैक्सीन बनती, नहीं बनती ना। तो अब अगर एक वैक्सीन बन रही है तो उसमें कोई कमी होगी तो नई वैक्सीन बनेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम जब भी कोई मेथड होता है तो ये इन्वायरमेंटल यानी कि सर्कमस्टांसेस होते हैं, डायनेमिज्म होता है, जब चेंजेस होती हैं तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को अडियर करना पड़ता है। तो लिमिटेशन क्या है, कोवेरियंस इज अ डायरेक्ट मेजर of correlation between two variables but cannot be used for meaningful measuring of the strength of the relationship between two variables। मैंने अभी बताया आपको कि ये स्ट्रेंथ नहीं बताता, सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। दूसरा मैंने बताया आपको जो दूसरी लिमिटेशन थी, बड़ी लिमिटेशन, इसकी वैल्यू तो -1 और +1 के बीच में होती है, लेकिन ये वैल्यू जो है वो -इनफाइनेट टू +इनफाइनेट, देख लो आप। और इनफाइनेट जिसका कोई अंत नहीं होता उसको इनफाइनेट बोलते हैं। कोई भी वैल्यू हो सकती है, अगर कोई भी वैल्यू हो सकती है तो इसीलिए हम ये डायरेक्ट मेजर ऑफ कोरिलेशन बताता है, लेकिन ये आपको स्ट्रेंथ नहीं बताता है। जो स्ट्रेंथ जो बताता है वो कौन बताता है, कोरिलेशन ही बताता है। तो हमें तो स्ट्रेंथ भी चाहिए। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो सिंपल सी बात है कि हमें कोरिलेशन की तरफ को जाना पड़ेगा। अगर हमें कोरिलेशन की तरफ को जाना पड़ेगा तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड होगा वो कौन सा मेथड होगा जी, वो होगा हमारा, बोलो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बट विद द हेल्प ऑफ, नहीं मालूम, लो जी, कहां चला गया, ये लो, कौन सा मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया जी, कोवेरियंस। देखिए जिसको कोवेरियंस का नॉलेज हो गया ना, अगर नॉलेज हो गया तभी आप कोरिलेशन की तरफ को जाएंगे। अगर नई नॉलेज है तो आप दोबारा से इसका नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए जी अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारे पास जो मेथड है, एंड दैट मेथड इज, क्योंकि अब हमारे पास ये टेक्निकल शुरू हो गया, विच इज नोन एज कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैं यहां थोड़ी सी आपकी स्पीड से चलूंगा क्योंकि ये बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि ये आप हैं, और अगर आप देखा जाए तो डेली लाइफ में आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, और जो सिचुएशन आती हैं मुझे लगता है कि आप उन सब सिचुएशंस को कई बार एक्सपीरियंस के थ्रू ही एसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा आपने, जो अभी आपको जो मैंने असाइनमेंट्स भी दी थी ना, वहां से भी आपको बहुत कुछ चीजें जो है वो लर्न करने के लिए मिल गई होंगी। आप बोलते हैं कि यील्ड ऑफ क्रॉप किसके ऊपर डिपेंड है, सर रेनफॉल के ऊपर, रेनफॉल के। आप ये बोलते हैं अरे इस बार मॉनसून अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी। आपने यह देखा होगा कि अगर किसी की ब्लड शुगर ज्यादा है तो उसको आप क्या करिए, इंसुलिन दे दीजिएगा। फिर आप देखते हैं, बोलते हैं कि अरे जिसकी हाइट ज्यादा है उसका वेट भी ज्यादा होगा। तो ये आपका जो एक्सपीरियंस है ना,
ये ना, ये मतलब many situations in the daily life where we know from experience, and that is the direct association between certain variables. लेकिन क्या आप उन वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं? उसको आप एक वैल्यू दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। अगर मैं बोलूं कि आप बताइए कितनी बारिश होगी और उस बारिश की होने से कितनी फसल होगी, तो आप नहीं बोल पाओगे। तो मुझे यहां पे क्या चाहिए होता है? वी नीड सर्टन मेजर्स। अगर वी नीड सर्टन मेजर्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फार्मूले ही लगाने पड़ेंगे, हमें स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बोलने को तो बोल देते हैं कि जी अपने हिंदुस्तान में कि दूल्हे की उम्र जो है वो ज्यादा होती है। अगर दूल्हे की उम्र 30 है तो फिर लड़की को बोलते हैं कि अच्छा जी 29 की भी चलेगा, 28 की भी शादी हो जाएगी। अगर क्योंकि एक्सेप्शन डजंट मेक द रूल, एक्सेप्शन है महात्मा गांधी या सचिन तेंदुलकर क्या उसमें वो बात नहीं मैं कर रहा हूं आपके साथ। लेकिन अगर कोई 25 साल का लड़का है तो उसको बोलेंगे हाँ ठीक है जी 20-22 साल। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये हमारा क्या है? एक्सपीरियंस है जो एक डायरेक्ट एसोसिएशन करता है बिटवीन सर्टन वैल्यू। लेकिन हम उसको वी कैन नॉट पुट ए सर्टन मेजर टू इट। तो हम उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें कार्ल पियर्सन की तरफ को ही जाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये जो हमारा कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये क्या बताता है? ये दिस इज टू मेजर द लेवल ऑफ रिलेशन बिटवीन लीनियर रिलेटेड वेरिएबल्स। ये क्या मतलब हुआ? हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ कहूंगा कि देखो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। इसका मतलब कार्ल पियर्सन ने जो भी आपके पास ये फार्मूला दिया है इसमें कुछ अजम्पशंस दिए हैं। अजम्पशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? अजम्पशन का मतलब होता है उसने अपनी बाउंड्री फिक्स कर ली कि अगर ये सिचुएशन होगी तो मेरा फार्मूला लगाना, अगर ये सिचुएशन नहीं होगी तो मेरा फार्मूला फेल हो जाएगा। बात ठीक होगी? अब अगर आपको ये बोला जाएगा देखो ये पानी, ये जो दवाई है आपने गर्म पानी से खानी है तो इफेक्ट करेगी, ठंडे पानी से खाओगे तो नहीं करेगी। और अब आप उसी तरह से यहां पे कार्ल पियर्सन ने भी क्या किया, कुछ एक लिमिटेशन, कुछ एक अजम्पशंस ले ली जिसके ऊपर जो है वो इसका फार्मूला काम करेगा। तो वो कौन सी अजम्पशंस हैं? तो पहली अजम्पशन है हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये क्या मतलब हुआ सर? देखिए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स का मतलब है इट मींस दैट इफ पेयर आइटम्स ऑफ both the variables are plotted on a scatter diagram, the plotted points will form a straight line। पढ़ा तो है यार हमने लीनियर रिलेशनशिप। ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बना देता है। जब तो क्या हुआ, जब हमारे पास दो वेरिएबल के बीच में कहता है लीनियर रिलेशनशिप होगा तो मेरा ये जो फार्मूला है ये काम करेगा। ओके, ध्यान रखना जब हमने क्रिटिसाइज करना होता है ना तो उस टाइम आपको काम आता है। सेकेंड पॉइंट है कि देयर शुड बी ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जितनी भी फोर्सेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रही हैं सीरीज में, उनके बीच में एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। और वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है तभी मीनिंगफुल होगा। इफ देयर इज नो रिलेशनशिप देन दिस फार्मूला कैन नॉट वर्क। अब जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ क्राइम्स एंड नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, अगर मैं बोलूं कि जी क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि जी इंडिया में एमपी ज्यादा है, इज देयर एनी रिलेशनशिप? नो रिलेशनशिप। इट इज नॉट ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हाँ, ये इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में ये बात हो सकती है कि कार का इंजन बड़ा है इसलिए इसकी स्पीड, ये ज्यादा स्पीड से जा सकता है। बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। देखो बताओ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हुआ? बिल्कुल। तो ये बात हुई। तीसरा मेरे पास आ जाती है नॉर्मेलिटी। सर ये नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी का मतलब होता है जो दो वेरिएबल्स हैं these are affected to a great extent by large number of the incidents, और वही उसको क्या करते हैं, एक फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस बताते हैं। जैसे मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, हाइट एंड वेट है,
हाइट एंड वेट है। बताओ मुझे, डिमांड एंड सप्लाई बहुत सारी फोर्सेस हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं। हाइट एंड वेट, क्लाइमेट है, अब आपके पास ये डिमांड एंड सप्लाई है, जरूरी नहीं है कि प्राइस ही एक फैक्टर होगा, प्राइस नहीं है, अब क्वालिटी फैक्टर है, कस्टमर फैक्टर है, टेस्ट फैक्टर है, लॉयल्टी फैक्टर्स है, मतलब देयर आर सो मेनी। यही सारी जो फोर्सेस होती हैं ना, यही आपको क्या बनाती हैं, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाती है। आपको याद हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, याद आया कुछ? दिस फ्रेम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहता है, तो इसलिए कहता है जो दो वेरिएबल्स जिसके बीच में आप एक कोरिलेशन देखना चाहते हो, उसको बहुत सारे फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं, और वही फैक्टर इफेक्ट करने के बाद वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्रेम करते हैं। नहीं आया याद जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? लो जी आ गया जी अब याद। ये लो भैया, ये लो, जो भी पॉइंट है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। तो इस तरह से क्या है कि ये जो कार्ल पियर्सन थे, इन्होंने जो ये बात करी थी, कार्ल पियर्सन ने, तो इन्होंने बोला कि ये जो मेरा फार्मूला है ये तभी काम करेगा अगर आप इन सिचुएशन में इसको अप्लाई करेंगे। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये मेरा फार्मूला काम करेगा। तो आज हम क्या करते हैं कि यहीं तक जो है आपका जो assumptions ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, यहीं पे आज इसको हम क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कैसे ये काम करता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसका फार्मूला क्रिएट होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आता है। क्योंकि मैंने आपको टाइम दे दिया कि आप सबसे पहले किसके ऊपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोवेरियंस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। अगर वो बात आपको समझ आ गई तो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन समझ आ जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं और आप कोवेरियंस को अच्छे से पढ़िएगा, जिसकी वजह से हमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने में कोई परेशानी ना हो। पर उससे पहले हम कोवेरियंस के कैलकुलेशन की एक उसका जो थ्योरी पढ़ी थी हमने, उसकी एक एप्लीकेशन कर लेते हैं आपके पास, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कोवेरियंस। हमारे पास x की वैल्यू जो है वो है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। y की वैल्यू है 10 20 30 50 एंड 40, ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि जो कोवेरियंस होता है, कोवेरियंस का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है जी? सर वो फार्मूला हमारे पास था COV कोवेरियंस x, y इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस मीन y माइनस मीन डिवाइडेड बाय n। सर ये फार्मूला पढ़ा था? हाँ बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन हमने इसको शॉर्ट करके भी आपको बताया था, तो आज हम शॉर्टकट लगाएंगे। तो x की वैल्यू 1 मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले मैंने क्या किया, सिग्मा x किया, सिग्मा x करके 15 लिया, 15 लेकर के मैंने सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन क्या करी, सब मैंने मीन चाहिए था हमें, तो 15 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 3। अब मैंने डेविएशन किससे लिया, ये कौन सा है, x माइनस मीन। मीन कितना है मेरा 3, इससे अगर हम माइनस करें तो मेरे पास क्या बच जाता है, स्मॉल x आ जाता है। तो क्या हो गया जी, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। सिग्मा x किसके बराबर होता है, 0, क्योंकि मीन से आपको पता प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, सर मीन से डेविएशन ले तो 0 होता है। उस तरह से y वेरिएबल लिया मैंने 10 20 30 50 एंड 40। सिग्मा y इज इक्वल टू 150। अब 150 डिवाइडेड बाई 5 n नंबर है, तो मेरे पास क्या आ गया, y का मीन आ गया। अब मैंने y से y माइनस मीन से मैंने इसका डेविएशन लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल y आ गया, स्मॉल i माइनस 20 माइनस 10 0 20 एंड 10। सिग्मा y दोबारा से कितना आ गया, 0 आ गया। मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। ये अगर इसको मैं ऐसे भी लिख दूं तो चलेगा ना, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, x और y को मल्टीप्लाई कर दिया, x और y को मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 20 40, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 10, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 1 इंटू 20 20, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 90। और कोवेरियंस का जो हमारा फार्मूला था सर, वो जो शॉर्टकट करके जो आपने फार्मूला बताया था, वो था सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन,
ठीक है जी, यही था ना फार्मूला आपके पास। ओके, अगर ये फार्मूला था हमारे पास तो फिर सिग्मा एक्स वाई कितना है सर? सिग्मा एक्स वाई है 90। एन कितने हैं, कितने पेयर हैं? एन का मतलब आपने यहां पे क्या लेना है, नंबर ऑफ पेयर्स लेने हैं। ओके, अगर आपके पास नंबर ऑफ पेयर्स आपके पास आ गए हैं तो एन एन आपके पास नंबर ऑफ पेयर्स हो गए, दैट इज 5। तो कितना आ गया, 18 आ गया। अब बताओ मुझे, क्या ये -1 और +1 के बीच में है? बताओ, नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यही तो बात बताई थी, कोवेरियंस और कोरिलेशन के बीच में। ये तो -1 और +1 के बीच में आ रहा है, और ये क्या है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसलिए -∞ टू +∞ हो सकता है। ये लो जी, अब आपके सामने है, ये लो क्वेश्चन। ये क्या कोवेरियंस क्या था, x माइनस मीन इंटू वाई माइनस मीन, ये लिखा मैंने डिवाइडेड बाई n, और इसका शॉर्ट क्या था, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड। ये मैंने आपको अप्लाई करके बताया, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई कैसे आया। ये लो जी, मैंने इसका मीन निकाला, मीन से मैंने इसकी डेविएशन ली, डेविएशन लेकर के उसको मल्टीप्लाई किया, ये सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई n, और मेरे पास आ गया कोवेरियंस। हाँ जी, अब आपको मेरे को लगता है कि कोवेरियंस की नॉलेज हो गई है, और अगर कोवेरियंस की एप्लीकेशन आपने और करनी है, और करने के बाद इसका फायदा मैंने आपको बताया, इससे पहले भी बताया कि हमें आसानी होगी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को पढ़ने के लिए। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे वो मिलेंगे हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के साथ।